अगर आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे तो डॉक्टर जान लगा देगा आपके पेशेंट। संदेश देना चाहूँगा कि घरों पे पैदा बच्चों को ना कराएं और बच्चों को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं। यूं तो डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन उसमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो निश्चित तौर पे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनकी चर्चाएं सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, देश और विदेश में भी होती हैं। ऐसा ही कुछ वाकया जनपद बहराइच में हुआ, जहां पर 10 साल पहले एक ऐसा बेबी जन्मा जिसको हम कोलोडियन बेबी के नाम से जानते हैं, और वो बेबी ऐसा होता है जिसको आप देख करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर जो है बिल्कुल एक प्लास्टिक का बेबी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दूर से देखने वाला हर व्यक्ति ये कहेगा कि वो प्लास्टिक का बेबी है, उसके अंदर कोई जान नहीं है। और ठीक 10 साल पहले एक बेबी ऐसा पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद जनपद बहराइच के फेमस डॉक्टर शिशिर अग्रवाल के पास वो आया। उसके माँ बाप ने पूरी तरीके से उम्मीद को छोड़ दिया था कि अब ये मेरा बच्चा शायद हमारे पास रहेगा, क्योंकि सभी डॉक्टरों ने पूरी तरीके से नकार दिया कि ये बच्चा जो है वो जीवित रह पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि तकरीबन 10 लाख बच्चों में ऐसा ये बच्चा जन्म लेता है जो संभवतः अपने माँ बाप के पास शायद वो अपनी उम्र को पूरा कर पाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने वास्तविक जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन जब ये बच्चा डॉक्टर शिशिर अग्रवाल के पास पहुंचा तो उन्होंने बहुत ही तन्मयता से इसका इलाज किया, और आज डॉक्टर शिशिर अग्रवाल मेरे साथ हैं और वो इस पॉडकास्ट में पूरी तरीके से बताएंगे कि वो बच्चा किस तरीके से इनके पास आया और किस तरीके से उसका इन्होंने इलाज किया, और इलाज करने के बाद आज 10 साल पूरे होने के बाद आज भी वो बच्चा यहां पर पहुंचा हुआ है। और उस बच्चे को भी हम आपको दिखाएंगे, उस बच्चे से भी हम बात करेंगे, उसकी मां से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शिशिर अग्रवाल से हम कुछ सवाल पूछेंगे कि वो बच्चा जब इनके पास आया तो बच्चा किस तरीके से था, किस तरीके से देखने में था, क्या उसके हाव भाव थे, किस तरीके का उसका मूवमेंट था, और कैसे उन्होंने इलाज किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 10 साल पहले जो बच्चा जिसका इलाज आप कर रहे हैं, रेहान जिसका नाम बताया जा रहा है, सबसे पहले ये बताइए कि ये कोलोडन बेबी होता क्या है। कोलोडियन बेबी जो होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट होता है बच्चों में, जो बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, और इसमें 50-50% चांसेस होते हैं मदर कैरियर है कि फादर कैरियर है। ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, इसमें जीन डिफेक्ट होता है जिसको TGM1 जीन डिफेक्ट हम इसको डायग्नोज किया जाता है। जी। ये बच्चा बहुत ही रेयर पैदा होता है। वंस 1 लाख में 3 ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, और लगभग 10 लाख में एक बच्चा ये इस एज तक 10 साल 12 साल की एज तक पहुंचता है। तो अभी जब ये बच्चा आपके पास पहुंचा तो किस कंडीशन में था ये बच्चा। हमारे पास ये बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों बाद पहुंचा था। ये बच्चा एक दूसरे जिले में पैदा हुआ था, वहाँ पे ये सांस नहीं ले पा रहा था। इसके पूरे शरीर पे एक थिक कोलोडियन मेम्ब्रेन थी, पन्नी की झिल्ली की तरह वो मेम्ब्रेन दिख रही थी। और जब हमारे पास पहुंचा ये बच्चा तो मैंने भी इस बच्चे को पहली बार देखा था, इस तरीके के बच्चे को पहली बार देखा। ये सांस नहीं ले रहा था, फ्लॉपी था एकदम, और साइनोसिस दिख रही थी, रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर था, हार्ट चल रहा था। तो हमने जो नॉर्मल क्रिटिकल केयर एंड ICU लेवल 3 केयर होती है वो हमने कंसर्न लेके पेरेंट्स से वो लेवल 3 केयर शुरू की, इसको वेंटिलेटर पे डाला, और हमने उस केयर के साथ शुरू किया, और धीरे धीरे करके बच्चे ने रिस्पांस देना शुरू किया। और जो बेसिक स्किन केयर है वो स्किन केयर हमने उसकी मेंटेन की, हाइड्रेशन, फ्लूइड्स, आइनोट्रोप्स, ये सारी चीज़ें जो क्रिटिकल केयर में ध्यान रखा जाता है वो सारी केयर लेते हुए हम लोग आगे चले। और ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि धीरे धीरे बच्चा आगे आने लगा। लगभग ये बच्चा हमारे पास टोटल डेज ऑफ एडमिशन इसका शायद 22 या 23 डेज का था। 10 साल पुरानी बात है तो एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लेकिन 22-23 डेज हमारे पास एडमिट था। 7 to 8 डेज वेंटिलेट किया था, फिर स्टेप डाउन किया, ट्यूब फीडिंग पे था, और ये घर डिस्चार्ज भी ट्यूब फीडिंग पे ही हुआ था, और नली से ट्यूब डली हुई थी, उससे इसको फीड दिया जाता था। और ट्यूब फीडिंग करीब इसकी अराउंड 40 डेज तक चली। फिर धीरे धीरे जब इसकी सकिंग आने लगी, रिफ्लेक्सेस आने लगे, फिर हम उसको धीरे धीरे स्टेप अप किया हमने। फिर बच्चा ये फॉलोअप में आता रहा हमारे पास। इसको हमने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को भी ओपिनियन ली इसकी, फिर इसकी हमने फिजियोथेरेपी भी कराई। शुरू में ये बच्चा चल नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, रो नहीं पाता था। जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उसको हम फॉलो करते हुए चले। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मदर ने बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि लेवल 3 केयर एंड ICU ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और ये काफ़ी पुअर फैमिली से थे, तो थोड़ा बहुत उन्होंने किया। हमने फाइनेंशियली बहुत हेल्प की, अपनी तरफ से बहुत सारे चार्जेस वेव ऑफ कर दिए। जो भी हम मदद कर सकते थे हमने हर तरीके से मदद की, क्योंकि हमारे लिए भी एक चैलेंज था और एक यूनिक बेबी था।
क्या ये हम मान करके चलें कि इस बच्चे के अंदर बिल्कुल जो जान होती है वो ना के बराबर थी, उसमें पूरी तरीके से जान डालने का काम आपने किया? सर, जान डालने का काम भगवान करते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो हमको ट्रेनिंग मिली है हमारे रेसिडेंसी में, उस ट्रेनिंग के आधार पे मैं चला। मैंने इस बच्चे के लिए काफ़ी और लोगों से भी सलाह की। इस बच्चे की स्किन बायोप्सी, ब्लड सैंपल्स हमने बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, डॉक्टर पंकज अग्रवाल हैं, इस मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनके अंडर काम कर चुका हूँ पहले। जी, तो मैंने बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, इसके सारे सैंपल्स भेजे जी, कि इसमें क्या किया जा सकता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन थी, तो उन्होंने इस पर रिसर्च की। TGM1 जीन उन्होंने डायग्नोज किया। ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, इसको BBC, CNN सब ने कवर किया था। उन्होंने डायग्नोसिस करके वहाँ से भी मुझे गाइड किया कि इसमें आगे कैसे फॉलो अप करना है, कैसे ट्रीटमेंट को लेकर चलना है। उनकी भी मदद रही मुझे, और हम लोग लगे रहे, और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। आज बच्चा 10 साल का हो गया है, हमारे पास फॉलो अप में आ रहा है, और स्किन टेक्सचर पहले से बेटर है, काफ़ी बेटर है। 100% नॉर्मल नहीं, लेकिन जो माइलस्टोन्स हैं वो काफ़ी बेटर हैं। बच्चा चलता है, बोलता है, अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ करता है, प्राइमरी स्कूल भी जाना उसने शुरू कर दिया है, और अपनी सारी मन की बातें कह पाता है। जब आपने इलाज शुरू किया था, तो क्या आपको पूरा विश्वास था कि इस बच्चे को हम ठीक कर ले जाएँगे? नहीं सर, मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मैं इस बच्चे को ठीक कर ले जाऊंगा। हमने भगवान का नाम लेके ट्रीटमेंट शुरू किया था, और ठीक करने वाले भगवान होते हैं। मेहनत करना हम लोगों का काम है। हम लोग मेहनत करते हैं हर पेशेंट्स के साथ में। ठीक ऊपर वाला करता है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि ऐसे बच्चे क्लोडियन बेबी ये कैसे जन्म लेते हैं? मतलब ऐसे बच्चे किस कैसे जन्म ले लेते हैं ये? चलिए, जीन डिफेक्ट होता है, इसमें टेंडेंसी होती है। 25% मदर की तरफ से होता है, 25% फादर कैरियर होता है, और 50% कैरियर जो होता है वो बच्चा होता है। अगर वो जीन कोलैबोरेट कर गया, ऑटोसोमल रिसेसिव मैच कर गया, तो वो बच्चे में डिफेक्ट दिखने लगता है। अच्छा, अगर हम मान के चलें तो क्या ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक हो सकती है? ये जेनेटिक डिजीज ही है। अच्छा, जी। जेनेटिक डिजीज ही है। जी, ये जेनेटिक डिफेक्ट है। यानी कि जैसे अगर ये बच्चा अब सर्वाइव कर गया है, जी, तो अगर इसका अगर भविष्य में कोई औलाद होता है तो उसको भी क्लोडियन होने की आशंका है? चांसेस हैं सर, 25% चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा कैरियर है। कैरियर है। जी। एक डॉक्टर साहब, सबसे मेन सवाल ये है कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत में ऐसे कितने केसेस देखने को मिलते होंगे? सर, मैंने तो 2 ही 3 बार सुना है। एक बार एक हैदराबाद का केस सुना था मैंने, एक बार एक कोची का केस सुना था, एक हमारा केस था। तो ये दोनों केस मैंने अपने केस के बाद सुने थे। यानी कि बहुत ही रेयर केस है ये। रेयर केस है। डॉक्टर साहब, सबसे मेन चीज ये है कि ये बीमारी क्या जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? बिल्कुल, ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि इसमें बॉडी इम्यूनिटी बच्चे की बहुत पुअर होती है। बच्चे को रिपीटेड इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं। बेबी इज़ वेरी मच प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड अगेन एंड अगेन। तो ये जानलेवा बीमारी होती है, और सर्वाइवल काफ़ी पुअर होता है। बच्चे के जन्म लेने के कितने दिनों तक ये बीमारी सबसे खतरनाक रूप में मानी जाती है? इनिशियल 40 डेज तो बहुत ही ध्यान रखना है। जी। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू होती है। लेकिन पहला 40 डेज जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं स्टैटिस्टिकल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, इनिशियल 40 डेज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं ऐसे बच्चों की। डॉक्टर साहब, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, ऐसे में अगर अगर हम ये मान के चलें कि 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख जो नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं उसमें क्लोडिन बेबी अगर जन्म ले लिया, तो कितना ये सच है कि उसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है? सर, ये बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें लेवल केयर, जो क्रिटिकल केयर है और जो ध्यान रखना होता है बेबी को केयर करते हुए इनिशियली, उन चीज़ों का कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस लेवल की केयर हो पाएगी। प्लस पेरेंट्स कितना लेवल ऑफ केयर को समझ पाते हैं। अल्टीमेटली बच्चे को घर जाना है, और बच्चा जब घर जाएगा तो उसके मदर फादर ये लोग केयर करेंगे। अब वो हमारे जो प्रोटोकॉल है, जो हम उनको समझाते हैं कि बच्चे को इस तरीके से ध्यान रखना है, वो कितना समझ पाते हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और कितना ध्यान रख पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है बच्चे के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे। अच्छा, ये जो बच्चा रेहान है, इसके इलाज के दौरान सबसे चैलेंजिंग मतलब समय कौन सा था कि आपको लगा कि अब तो बच्चा मेरे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा? जब ये बच्चा वेंट पे था, वेंटिलेटर पे जब ये बच्चा था, इनिशियल पहले 7-8 दिन, उस समय ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। यूरिन आउटपुट कॉम्प्रोमाइज़ था, रेस्पिरेशन इसका बहुत पुअर था, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे इसके पैरामीटर्स जा रहे थे। तो उस समय इनिशियली इसको स्टेबलाइज कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था इसको स्टेप डाउन करना। स्टेप डाउन करके इसको विदाउट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे, नॉर्मल सपोर्ट पे लेना। तीसरा चैलेंज हमारे सामने था फीडिंग स्टैब्लिश कर पाना, क्योंकि सकिंग थी नहीं बच्चे को। तो हमने ट्यूब से इसकी फीडिंग शुरू की, और धीरे धीरे करके वो फीड डाइजेस्ट होना,
फिर वो सारी चीज़ें रेगुलेट होना। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग को सिखाया गया है एनआईसी प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करते हुए इसको चले, और ऊपर वाले की दया थी कि इसमें सफलता मिली। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यह है कि जैसे इस बच्चे के इलाज में कौन कौन से ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको आपने इस्तेमाल किया? सिर्फ एलोपैथिक ही आपने इस्तेमाल किया या इसके अलावा भी आपने कुछ चीजें इस्तेमाल की? सर इनिशियली एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आइनोट्रोप्स, जो एनआईसीयू क्रिटिकल केयर है वो उसको फॉलो किया। जब बच्चा आगे फॉलोअप में आने लगा तो हमने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से इसकी ओपिनियन ली। फिर हमने फिजियोथेरेपी कराई। फिजियोथेरेपिस्ट का आगे रिहैबिलिटेशन में बहुत बड़ा रोल था। अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज को डिमॉन्स्ट्रेट किया, बच्चे पे मेहनत की। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे की माँ का। बच्चे की माँ ने समझा, घर पे जाके बच्चे के साथ मेहनत की, और आज भी 10 साल हो गए बच्चे की माँ उसी ईमानदारी, उसी शिद्दत से उस बच्चे के साथ मेहनत कर रही है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई ऐसा अस्थाई इलाज भी है कि अगर आप इलाज कर दें फिर परिवार के लोग बिल्कुल सुकून में, चैन में हो जाएं कि अब हमारे बच्चे को कुछ इलाज नहीं करवाना है, या जीवन भर उनको बिल्कुल इस बच्चे को लेकर के हमेशा से प्रिकॉशन लेना ही है? इस बीमारी का परमानेंट कोई इलाज नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो करते रहना है। परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक इस जीन डिफेक्ट का नहीं आया है। क्या इस बच्चे को बच्चे की देखभाल रोज करनी पड़ती है, या हफ्ते में करनी पड़ती है, या महीने में करनी पड़ती है? रोज ध्यान रखना पड़ता है। रोज। समाज में अगर हम बात करें तो समाज में क्या गलतफहमियां हैं? सर सबसे पहली चीज़ तो ऐसे बच्चे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए। मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो न्यूबॉर्न बच्चे पैदा होते हैं, जी, भारत सरकार इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों। इतनी ज़्यादा आशा बहुओं को ट्रेन किया है उन्होंने, और हर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पे, हर जिला अस्पताल स्तर पे स्पेशली गायनेकोलॉजी की डिलीवरी और सिजेरियन के लिए उन्होंने बहुत स्पेशल सुविधाएं दी है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि घरों पे पैदा बच्चों को ना कराएं, और बच्चों को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराएं। इंस्टीट्यूशन में लेके जाएं, मेडिकल कॉलेज में कराएं, जिला अस्पताल में कराएं, सीएससी पीएससी में कराएं। एक ट्रेंड डॉक्टर, एक ट्रेंड लोगों के सामने बच्चे को जन्म दिलाएं। अगर बच्चे घरों पे पैदा होते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं जो बचाए जा सकते हैं अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, अगर वो एक सेंटर पर डिलीवरी हो रही है। बर्थ एस्फेक्सिया, फिर बच्चा अननेसेसरी सेरेब्रल पाल्सी में जाता है, डिलेड माइलस्टोन्स, जो चीज़ें टल सकती थी वो चीज़ें हो जाती हैं बच्चे के साथ, और वो बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा के लिए बोझ बन जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब, क्या ये मान के चले कि ये बीमारी एक अभिशाप की तरह है? माँ बाप को इस ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद ताने सुनने पड़ते हैं? ताने तो किसी भी बीमारी के लिए कोई भी दे सकता है हिंदुस्तान में, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर बच्चा बहुत बीमार है या फिर जीन डिफेक्ट है उसमें, और अगर उसमें माइलस्टोन्स थोड़े डिलेड है, नॉर्मल नहीं है, तो डेफिनेटली गांव में बातें होती है, परिवार में बातें होती हैं, और 2-4 बातें तो लोग आपस में बोलते ही हैं। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है जैसा कि आपने बताया। क्या ऐसे रेयर डिजीज़ को लेकर के भारत में जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग कम से कम समझें, जानें? क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने खुद देखा है, क्योंकि मैं अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने देखा है कि जब इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, और कहीं न कहीं लेट लतीफ़ करने के चक्कर में ऐसे बच्चे की जान चली जाती है। सर इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को बताया गया है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कंसैंगुइनियस मैरिज। जी, कंसैंगुइनियस मैरिज का मतलब होता है क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज होना। अगर ऐसे क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज होती है तो इस तरीके के जेनेटिक डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट प्रेगनेंसी, अगर 35 ईयर्स के ऊपर प्रेगनेंसी हो रही है तो रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जीन डिफेक्ट होने के, और अगर 40 के ऊपर प्रेगनेंसी हो रही है तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि जेनेटिक डिफेक्ट, इस तरीके के डिफेक्ट्स होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टाइमली बच्चा हो, और जो शादी हो वो क्लोज रिलेटिव्स में ना हो करके, जिस तरीके से इंडिया में होता रहा है अब तक, उस तरीके से हो। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल है कि तमाम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास जब मरीज ऐसे पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर सोचता है कि सबसे जो नॉर्मल मरीज है, जिसको हम जल्दी से केयर कर सकते हैं, जल्दी से उसको टेकअप कर सकते हैं, उसको हम लें। ऐसे मरीजों को जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं कि इनको तत्काल यहाँ से रेफर कर दीजिए, लखनऊ लेकर जाइए, दिल्ली लेकर जाइए, कलकत्ता लेकर जाइए, यानी कि बाहर मेट्रो सिटीज में भेज देते हैं। लेकिन आपने इसको इतना चैलेंजिंग रूप में लेकर के आपने मतलब क्या सोच करके आपने लिया कि नहीं, मुझे इसको करना ही करना है? सर मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि अटेंडेंस कोऑपरेटिव हो,
और अटेंडेंट्स अपनी कंसेंट देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, तो फिर मैं किसी पेशेंट को मना नहीं करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, वेल इन्फॉर्म कर देता हूँ ये कंडीशन है बच्चे की, ये प्रोग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट होगा, इस तरीके से ये चीज़ें हैं, अगर आप रेडी हैं तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। अगर अटेंडेंट्स नहीं रेडी हैं, कंसेंट नहीं दे रहे हैं, तो मैं नहीं ट्रीटमेंट करता हूँ। चैलेंजिंग केसेस आते हैं, यही नहीं और भी कई चैलेंजिंग केसेस आते रहे हैं जीवन में, तो मैंने चैलेंजेस को लेना पसंद किया है और हमेशा उनको फेस करके उन पे काम किया है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है मेरी टीम का। मेरे पास बहुत ही अच्छी टीम है और मेरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, और मेरी टीम 15-16 साल से मेरे साथ काम कर रही है। क्या डॉक्टर साहब कभी ऐसा भी हुआ कि ऐसे सर्विस में आपको आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी? बहुत झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि आलोचनाएं किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते हैं। किस प्रकार की आलोचनाएं होती हैं? सर आलोचनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो उसके लिए क्या पॉइंट आउट करेंगे सर, कोई मतलब किसी का मुंह नहीं रोका जा सकता है। कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास जब मरीज पहुंचता है तो पूरी तरीके से वो खाली हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की फीस सबसे अधिक है। ऐसे में ये परिवार बहुत ही गरीब है, ये परिवार कैसे सरवाइव कर पाया? क्या आपने कितनी फीस अब तक लगभग छोड़ दी होगी इस बच्चे के इलाज के लिए? क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके पूरे ये मेडिकल जीवन काल का? सर हम इस पेशेंट के साथ साथ और भी बहुत से पुअर पेशेंट्स की हेल्प करते हैं जो जी। फाइनेंशियली वीक होते हैं। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट ना रुके। इस बच्चे में हम लोगों ने मेडिसिन के लिए जो जो मेडिसिन होती हैं उसके चार्जेस लिए, और बहुत सारे जो हमारे सपोर्टिव चार्जेस होते हैं, कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं, वो सब हमने सारे वेव ऑफ कर दिए थे। वो सब हमने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि लॉन्ग स्टे था बच्चे का। फाइनेंशियली हमने बहुत मदद की और हमेशा करते हैं। जितने भी पुअर पेशेंट्स आते हैं, जितने भी गरीब मरीज आते हैं, अगर वो जेन्युइन है और वो मतलब दिखावा नहीं कर रहा है गरीबी का, हमें लगता है कि हाँ वो जेन्युइनली पुअर है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो सिर्फ दवा ले ले उतने में ही हम लोग इलाज तक करने को तैयार होते हैं, क्योंकि गरीबी है इंडिया में। और यहाँ पे हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसका बच्चा किसी तरह से बचे। बस ये है कि अटेंडेंट्स बचाना चाहते हो, सपोर्टिव हो, और वो उस चीज़ को समझें कि हाँ डॉक्टर साहब मदद कर रहे हैं। बच्चे की माँ से मैंने बात की, उसकी माँ ने साफ तौर पे कहा कि हम परिवार से बहुत ही गरीब हैं, और उन्होंने डॉक्टर को भगवान बताया। अभी मेरी माँ से भी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, इलाज कराने के लिए समुचित व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर शिशिर अग्रवाल ने जिस तरीके से इलाज शुरू किया, ऐसे में पहले तो उनको ये लगा कि हम शायद इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद जब नॉर्मल रूप में जब होने लगा, तो उन्हें भी ये महसूस हो गया कि ये डॉक्टर नहीं भगवान है जो हमारे बच्चे को बचा रहे हैं। और उसकी माँ ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं होते हुए भी डॉक्टर ने हमारे बच्चे का इलाज किया, और अनवरत लगातार 10 साल से इलाज जारी है। डॉक्टर साहब, ये हमारे सवाल अभी जारी रहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा हम भावनात्मक सवालों पे आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जरूर भगवान होता है, लेकिन डॉक्टर के भी आंखें होती हैं, दिल होता है। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे पूछेंगे, बच्चे का इलाज करते करते क्या कभी आपकी ऐसा हुआ कि आपकी आंखें नम हुई, या जब बच्चा जब मुस्कुराया होगा तो आपको कैसा लगा आपको उस समय? जब बच्चा मुस्कुराता है और बच्चा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है और बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिलती है। और अक्सर ऐसे बच्चों के साथ मैं डिस्चार्ज के समय फ़ोटो ज़रूर लेता हूँ, सेल्फी ज़रूर लेता हूँ। इस बच्चे के इलाज ने आपको एक इंसान रूप से किसी दूसरे रूप में आपको खुद परिवर्तित होते हुए आपको एहसास हुआ कि यार मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि निश्चित तौर पे एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है? नहीं सर, मैं अपने आप को ज़मीन पर रखने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे पैर ज़मीन में गड़े रहें, और मैं अपने आप को इंसानी समझता हूँ। मैं सिर्फ एक सेवक हूँ सर, और जो भी होता है चमत्कार वो सब ईश्वर करता है। हम लोग अपनी ईमानदारी से सेवा करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उसमें ईमानदारी बरतने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला देता है, हम लोग का कोई रोल नहीं होता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, कभी कभी उसी डॉक्टर्स पे लोग नाराज भी हो जाते हैं, तरह तरह की बातें भी करने लगते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से डॉक्टरों के साथ पेश आना चाहिए? सर डॉक्टरों के साथ पेश आने का सिर्फ एक तरीका है सर, जो लेटर जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है, जी 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 उस पे RX लिखा होता है। जी उसका जो बेसिक मतलब होता है वो होता है ऑन रिक्वेस्ट। जी अगर आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे तो डॉक्टर जान लगा देगा आपके पेशेंट के लिए। अगर आप डॉक्टर से एरोगेंटली बिहेव करेंगे और उसके साथ मिसबिहेव करेंगे तो डॉक्टर का इंटरेस्ट कम हो जाता है आपके पेशेंट पे काम करने के लिए। आप चाहे XYZ, आप चाहे कोई भी हो, डॉक्टर एक इंसान है,
डॉक्टर एक पढ़ने लिखने वाला एजुकेशनल, एक आप ये कह लीजिए कि एक डरपोक इंसान होता है जो पढ़ाई लिखाई करता है, अपना काम से काम रखता है। उसके ऊपर अगर आप कुछ एरोगेंटली बिहेव करेंगे या थोड़ा मिसबिहेव करेंगे या लाउडली बिहेव करेंगे, डॉक्टर पीछे एक कदम पीछे कर लेता है। दुनिया का हर डॉक्टर, इंडिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी आप जाएंगे, डॉक्टर लड़ाई झगड़ा करना नहीं पसंद करता है। अगर सामने का अटेंडेंट बहुत एरोगेंट है तो डॉक्टर एक स्टेप पीछे हो जाता है, बोलता आप किसी और से ओपिनियन ले लीजिए, आप कहीं और दिखा लीजिए, शायद मेरे बस का नहीं है। डॉक्टर साहब, आप लगातार बेहतर जो है इलाज मतलब अपने मरीज का करते हैं। आपको क्या अभी कभी ऐसा लगा कि विज्ञान के अलावा उस मरीज के लिए दुआओं की भी आवश्यकता है? बिल्कुल है, हम तो हर मरीज से कहते हैं जी। कि भाई मेहनत हम लोग करेंगे, बगल में मंदिर है, मस्जिद है, जाओ दुआ मांगो, पूजा करो, उसका आशीर्वाद होगा तभी आपका पेशेंट ठीक होगा। उसका आशीर्वाद नहीं होगा, हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं ठीक होगा, और उसकी मर्जी होगी तो चमत्कार होगा। 100% दुआओं का रोल होता है, 100% ऊपर वाले के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं संभव है। लगातार 10 साल से इस बच्चे का आप इलाज कर रहे हैं। 10 साल में क्या लगा कि कभी इसके माता-पिता बिल्कुल टूटते नज़र आ रहे हैं? ऐसा मतलब बिल्कुल उनको ये लग रहा है कि अब हम इस बच्चे के इलाज को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? सर ऐसा कई बार महसूस हुआ, कई जी। बार इसकी मदर आई, अक्सर इसकी माँ ही आती थी हम लोग के पास जी। कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, परेशान है, तो हम लोग अपनी तरफ से ज़रूर मदद करते थे। कई बार दवाई भी दी है अपने पास से, कई बार उसको फीस नहीं ली है, कई बार उसकी फाइनेंशियल हेल्प की है, और हमेशा उसको सपोर्ट करने की कोशिश की, आप परेशान नहीं होइए, हम लोग हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली इतने लंबे ट्रीटमेंट में 10 साल का ट्रीटमेंट हो गया, डेफिनेटली पेरेंट्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग सपोर्ट करते हैं, और माँ भी इसकी बहुत हिम्मती है, वो उसने भी पीछा नहीं छोड़ा, वो भी लगी रही। डॉक्टर साहब, आज वो बच्चा कितना स्वस्थ है और वह कितना सामान्य ज़िंदगी अपनी जी पा रहा है? सर मैंने जो असेस किया है, मेरे हिसाब से बच्चा ऑलमोस्ट 80% रिकवर हो चुका है। वो नॉर्मल माइलस्टोन्स के लगभग 80% पे पहुंच चुका है। वॉक करता है, रन करता है, बातें करता है, अपनी सारी प्राइवेट एक्टिविटीज़ जितनी भी है, वॉशरूम जाना या खाना खाना, सारी चीज़ कर लेता है। प्राइमरी स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ये है कि वो अपनी एज के 10 साल की उम्र के बच्चों से थोड़ा पीछे है, लेकिन इज कैचिंग अप। यानी कि अगर हम मान के चले तो जितना मानसिक विकास होना चाहिए, वो मानसिक विकास अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। मानसिक विकास भी लगभग 80% तक हो चुका है। बच्चा एनालाइज करता है, बच्चा आपकी बात सुनता है, सुन के उसको एनालाइज करता है, फिर आपको सही जवाब देता है। अच्छा, भविष्य में अभी इनके माता-पिता को कैसी सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो कोई भी बीमार मरीज हो या ट्यूबरकुलर मरीज है या खांसी है, वायरल वाले पेशेंट्स हैं, तो उनसे बच्चे को दूर रखें। इन सब चीज़ों को मैंने बच्चे की माँ को पहले काउंसिल किया हुआ है, और बच्चे की माँ इन चीज़ों का खास ध्यान रख रही है। डॉक्टर साहब, इस समय अगर हम ये मान के चलें कि जो हम आप आपस में बात कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद तमाम ऐसे माता-पिता हैं जिनके अंदर जागरूकता आएगी, और हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो डॉक्टर के पास ना पहुंच पाया हो, तो ऐसे माता-पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसे माता पिता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारे, और आपकी निगाह में जो अच्छा बच्चे का डॉक्टर है, जो अच्छा पीडियाट्रिशियन है, उसके पास जाइए, सलाह लीजिए, और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से भी मिलिए अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, और जो ट्रीटमेंट वो बताए उस पर विश्वास करिए, और उस फिजियोथेरेपी को, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। रिजल्ट आने में चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट मिलते हैं। आपके अपने डॉक्टर्स का जो प्रैक्टिस है उस पूरे सर्विस समय में आपने इसको सबसे चैलेंजिंग जॉब समझा है? हाँ, ये पेशेंट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और डेफिनेटली ये मेरे, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर बोलता है कि ये मेरी फेवरेट सेंचुरी है, उसी तरीके से ये हमारा फेवरेट पेशेंट है। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप खुद डॉक्टर हैं, लेकिन सफल डॉक्टर की परिभाषा क्या होती है? सफल डॉक्टर की परिभाषा सर ये होती है कि वो अपना काम ईमानदारी से करे। लगभग सभी डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और थोड़ा सा मानवता रखे। अगर सामने वाला परेशान है या गरीब है तो उसको कॉपरेट करने की कोशिश करे, जो मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश करे, और बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। डॉक्टर साहब, एक समस्या आती है, आखिरी सवाल मैं अब आपसे ले रहा हूं। एक समस्या अक्सर हम लोग देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अस्पताल में बच्चे को लेकर पहुंचते हैं, वहां पर रेयर केस में बच्चे को पेरेंट्स से मिलने दिया जाता है,
और अंदर से ये बताया जाता है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, जबकि बच्चा डेड हो चुका होता है। ऐसे में कई बार पैसा, लोग डॉक्टर्स जो हैं वो पैसा मांगते हैं कि पैसा आप दे दीजिए, उसके बाद आपके बच्चे का हम 100 देंगे। कई बार ऐसी घटनाओं को लेकर के मारपीट की नौबत आ जाती है, नोकझोंक की नौबत आ जाती है, इतना तक होता है कि थाना पुलिस की नौबत आ जाती है। ऐसे में माता पिता के लिए और डॉक्टर्स के लिए, दोनों के लिए एडवाइस आप क्या कहेंगे आप? सर देखिए, दुनिया के बारे में मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं कि मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं सर यहाँ पे, कि मैंने ऐसा जीवन में नहीं किया। सर मैं भगवान से बहुत डरता हूँ। मैं अगर बच्चा अच्छा होने लायक है तो मैं उसका इलाज करता हूँ। अगर मैं बच्चा देख रहा हूँ, मुझे लगता है मैं इस बच्चे में रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, तो मैं इलाज करने से मना कर देता हूँ। बाकी कहाँ पे क्या होता है सर, वो उनका प्रोटोकॉल है, उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ सर, उसमें मेरा कोई बस नहीं है। आई एम सॉरी सर। फिलहाल अभी इस बच्चे का जो इलाज, अभी कितना समय लगेगा कि अभी ये बच्चा बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ, ये अब ठीक हो चुका है? सर ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी है। लाइफ लॉन्ग थेरेपी में बस ये है कि बच्चा 80% रिकवर हो चुका है। छोटी छोटी एहतियात बरतनी। अगर हमें दस्त भी आ रहा है, उल्टी भी आ रही है, तो हमें डॉक्टर बताता है कि आपको दाल पीनी है, आपको तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप पी लिया हो गया तो आपको तेल अवॉइड करना है। तो जो एहतियात बरतने हैं वो छोटे छोटे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाकी बच्चा बहुत ठीक है सर। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, डॉक्टर साहब ने सभी सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब दिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी अनवरत उस बच्चे का इलाज डॉक्टर साहब के द्वारा जारी है और डॉक्टर साहब के देखरेख में ही वो बच्चा लगातार पल रहा है, बढ़ रहा है। माँ बाप बिल्कुल संतुष्ट हैं, माँ स्वयं इस हॉस्पिटल में आई हुई है। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब ने जो एक बताई कि हमारे विज्ञान के अलावा दुआओं का सबसे बड़ा असर होता है। निश्चित तौर पर अगर दुआएं काम ना आए तो शायद विज्ञान वहां पे फेल हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार हमें दोनों की जरूरत पड़ती है, दवा और दुआ दोनों की जरूरत पड़ती है, तब हम शायद आगे बढ़ पाते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है। और जिस बच्चे का डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं वो बच्चा बिल्कुल फिट है, 80% तक रिकवर कर चुका है। और लगातार डॉक्टर साहब को ये उम्मीद है कि वो बच्चा जल्द ही पूरी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और जैसे सारे बच्चे, जैसे उसका स्किन जो है, वो स्किन भी पूरी तरीके से अब स्वस्थ रूप में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं, डॉक्टर साहब को हम भी पूरी तरीके से शुभकामनाएं देते हैं कि डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से इलाज करते रहें और जो भी मरीज डॉक्टर साहब के पास आए वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के जाए। नमस्कार।